नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। शाम के 7 बजने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। तो बुलेटिन की शुरुआत उस तबाही के साथ जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने मचाई है। हवाई में ज्वालामुखी पहाड़ों का सीना चीर रही है और उसमें से निकलता लावा लोगों में दहशत पैदा कर रही है। उबलते लावा में आसमान को भेदने की छटपटाहट है। आग की ये लहरें 1000 फीट ऊपर तक जा रही हैं और इससे निकलती तबाही चारों तरफ फैल रही है। यह दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे किला हुआ काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। इस ज्वालामुखी में चिंगारी तो वैसे 6 महीने पहले लगी थी, लेकिन अब उसका लावा कोहराम मचा रहा है। हवाई के बिग आइलैंड में स्थित यह ज्वालामुखी उत्तरी हिस्से में फटा, उसके बाद आग के गोले में तब्दील होता चला गया। इस तरह के विस्फोट को हवाईयन विस्फोट का नाम दिया गया है, जिसमें लावा फव्वार बनकर ऊपर आता है, जिससे आसपास के घरों या बुनियादी ढांचे को कोई खतरा नहीं होता है। अमेरिका के वैज्ञानिक हवाईयन ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के नासिक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ आधी रात को जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में जा घुसा और एक घर में घुस गया। 60 सेकेंड में पूरी रिपोर्ट। और आदमखोर तेंदुए ने बिना न्योता लिए एक घर में वीआईपी एंट्री मार ली, जिसके बाद परिवार तुरंत लॉकडाउन मोड में आ गया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। आदमखोर तेंदुए के घर में घुसने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें तेंदुआ खिड़की पर बार-बार दहाड़ रहा है, जिससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। आधी रात में जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, तब खाने की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंचा ये तेंदुआ घर की खुली खिड़की से अंदर घुस गया। तेंदुए की दहाड़ सुनते ही घर में रह रहे लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए खुद को एक कमरे में कैद कर लिया और वन विभाग को इसकी सूचना दी। घर में तेंदुए के घुसने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को जाल में फंसाकर सुरक्षित पकड़ लिया गया। तेंदुए को रेस्क्यू करने के बाद उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया है और वन विभाग ने लोगों से रात में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की अपील की है, ताकि आगे ऐसी घटना न हो। और देखिए, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक मरे हुए बाघ के मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग को इसकी जानकारी उस वक्त मिली जब एक टीम गश्त पर निकली हुई थी। विभाग अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा है। इस बाघिन की पहचान T47 के रूप में हुई, जो ताडोबा के बफर जोन में अक्सर देखी जाती थी। वन विभाग ने बताया है कि बाघिन की उम्र 7 साल थी। वन विभाग ने चंद्रपुर के फुलझड़ी गांव के पास बाघिन का शव बरामद किया। बाघिन के शरीर पर किसी के घाव के निशान नहीं पाए गए। घटना के बाद बाघिन के शव को ट्रीटमेंट सेंटर में शिफ्ट किया गया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। वन विभाग ने जानकारी दी कि पिछले 1 साल में महाराष्ट्र में अब तक 26 टाइगर्स की जान जा चुकी है। चंद्रपुरा का ताबोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जहां 2022 के सेंसक्स के मुताबिक 250 से अधिक बाघ हैं। 2022 के ही सेंसक्स के मुताबिक भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3682 है। महाराष्ट्र में अब तक जितने बाघों की मौत हुई है, उसमें टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा प्राकृतिक बीमारियों से जुड़ी मौत शामिल हैं। खबर फरीदाबाद से, जहां फरीदाबाद में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। देखिए, शादी के 2 साल बाद बहू की हत्या और शव को जमींदोज कर दिया गया, गाड़ दिया गया। पूरे इलाके में सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। पूरा मामला क्या है, समझिए, देखिए। फरीदाबाद के पल्ला इलाके की इस गली में जेसीबी से खुदाई हुई तो 10 फीट गहरे गड्ढे में दबा महिला का शव बाहर आया और तनु नाम की महिला के मर्डर का खुलासा हुआ, जिसने सबकी होश फख्ता कर दी। यूपी के शिकोहाबाद के रहने वाली तनु की करीब 2 साल पहले अरुण नाम की युवक से फरीदाबाद के रोशन नगर में शादी हुई थी, लेकिन 2 महीने पहले तनु की हत्या कर उसे गहरे गड्ढे में दफन कर दिया गया और ससुराल वालों ने झूठ फैला दिया कि तनु कहीं भाग गई है, जिसका अब खुलासा हो चुका है।
मैंने 9 को फ़ोन किया तो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था। मैं कि आज कैसे भी करके मेरी बात करा देना। फिर उसने पलट के फ़ोन ही नहीं किया, 23 को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे चली गई है वो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया है कि ससुर ने उसको मार के और घर के अंदर वो घर बना रहे थे तो गड्ढे में दबा दिया। परिवार ने तनु की गुमशुदगी की शिकायत भी फरीदाबाद के नवीन नगर चौकी में ही की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर पड़ोसियों ने पुलिस के सामने राज खोला तो सारा सच बाहर आ गया। देखिए, 28 साल की तनु सिंह राजपूत की हत्या करने के बाद उसके शव को ससुराल वालों ने घर के सामने गली में ही दफना दिया। पूरी वारदात रोशन नगर की गली नंबर 1 की है। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सिंगर ने मौके पर जाकर जायजा लिया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। किसी को एहसास भी नहीं होगा कि जिस गली के ऊपर से वो गुजर रहे हैं उसी गली में जमीन से 10 फुट नीचे एक महिला के शव को दफनाया गया है। दरअसल जो मृतक महिला है उसका नाम तनु था और वो शिकोहाबाद की रहने वाली थी। 2 साल पहले उसकी शादी यहाँ जो सामने घर है इसी घर में रहने वाले अरुण से हुई थी, लेकिन आरोप ये है कि शादी के बाद से ही अरुण का परिवार उसको दहेज को लेकर तंग करने लगा। इसके बाद करीब 2 महीने पहले तनु मिसिंग हो गई, गायब हो गई। यहाँ जो परिवार के लोग हैं यानी कि तनु के जो पति हैं उन्होंने कहा कि तनु भाग गई है। इसी बीच यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया और तनु की हत्या करने के बाद तनु को यहाँ पर दफना दिया गया। कभी आप लोग यहाँ से निकलते थे, कभी शक नहीं हुआ कि यहाँ पर एक महिला का शव रखा होगा? नहीं, यहाँ हम लोगों को शक नहीं हुआ है। क्योंकि इतने दिन से 2500 साल के लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर अभी भी स्मेल आ रही है क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। 2 महीने पहले हत्या हुई। और अब पुलिस ने तनु के ससुर भूप सिंह को इसी मामले में गिरफ्तार किया है। एनडीटीवी से एसीपी राजेश कुमार लोचन ने बातचीत की और पूरे मामले पर जानकारी दी। तनु की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके ससुर भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ एसीपी राजेश कुमार लोचन जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया और क्या पूरी कॉन्स्पिरेसी है? जुलाई 2023 में शादी हुई थी तनु की और अरुण की और अब तक सब ठीक चल रहा था, परंतु किसी कारणवश इन्होंने दिनांक 21-22 की रात को ससुर भूप सिंह ने अप्रैल में भूप सिंह ने अपनी पुत्र वधुआ गला घोट की हत्या कर दी और शव को फुट करने के लिए घर के सामने जो खड्डा पिट था उसके अंदर दफना दिया। सर, मोटिव क्या है, क्यों मारा इसने? फिलहाल तो जो प्राइम फेसिस ये दहेज हत्या का लग रहा है, बाकी पूछताछ। तो क्या इस पूरी इतनी बड़ी वारदात में अकेले ही शामिल है या इसके साथ में और भी घर वाले इन्वॉल्व हैं? हम अभियुक्त का भी 2 दिन का पुलिस रिमांड लेंगे और जो तथ्य है अगर कोई इन्वॉल्व इसके अलावा कोई इन्वॉल्व हुआ उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई मिल रही है। वहीं देखिए, अहमदाबाद विमान क्रैश के जख्म अभी भी ताजा हैं। अब तक आपने उसमें जान गंवाने वालों की कहानी सुनी, आज आपको वैसे ही हीरो से मिलवाते हैं जिन्होंने हादसे के बाद लोगों की मदद की। मिली प्रकाश सिंह से जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों की जिंदगी बचाई। ये अहमदाबाद विमान हादसे के हीरो हैं। नाम है प्रकाश सिंह। पेशे से चाबी बनाने का काम करते हैं। इनकी दुकान मेडिकल कॉलेज के सामने है। जब विमान हॉस्टल की इमारत से टकराया तो प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे और एमबीबीएस के कई छात्रों की जिंदगी बचाई। एकदम मैं तो इधर ही बैठा था और एकदम से आवाज़ आया पीछे की साइड से और हम बिल्डिंग जो बीजे मेडिकल का अतुलियम है उसके दूसरे नंबर की बिल्डिंग थी, उसमें भी जले हुए आदमी थे। तीसरे माले पे आदमी जले हुए पड़े थे, कम से कम चार बॉडी जैसी पड़ी थी उसमें। और 5वें माले पे 10-12 बंदे रूम में बंद थे, उनको भी हमने नीचे उतारा और तीसरे माले पे जो 3-4 बॉडी पड़ी थी उसको भी हम नीचे लेके आए थे। और वही देखिए, इस बीच अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डीजीसीए ने 3 टॉप अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है। इन पर लापरवाही का आरोप है। डीजीसीए ने एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। हालांकि ये एक्शन बेंगलुरु से लंदन की उड़ान से जुड़े हैं।
डीजीसीए के एक्शन के बाद एयर इंडिया का बयान भी आ गया। एयर इंडिया ने कहा कि वो डीजीसीए के निर्देशों का पालन करेंगे। डीजीसीए ने जिन 3 अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया है उसमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूरन सिंह, चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और शेड्यूल प्लानिंग पायल अरोरा का नाम शामिल है। इन 3 टॉप अधिकारियों को हटाने का आदेश कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेट करने में भारी लापरवाही, अधिकारियों के खिलाफ कंपनी ने कोई कदम नहीं उठाया। निर्देश में यह भी कहा गया है कि इन तीनों अधिकारियों को हर तरह की जिम्मेदारियों से हटाया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। एयर इंडिया को 10 दिन के अंदर ये भी बताना पड़ेगा कि अब तक क्या क्या प्रक्रिया की गई है। ये कार्रवाई फ्लाइट क्रू शेड्यूलिंग के उल्लंघन की वजह से की गई है, जो एयरलाइन की 16 और 17 मई को बेंगलुरु से लंदन उड़ानों से जुड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, दिल्ली से पटना आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को डाइवर्ट कर दिया गया है। बनारस में उसकी लैंडिंग कराई गई है। एयरपोर्ट के सूत्रों के मुताबिक पटना में मौसम खराब होने के कारण लैंडिंग नहीं हो पाई। मौसम ठीक होने के बाद एयर इंडिया प्रबंधन विमान को पटना भेजने पर फैसला लेगा। फ्लाइट संख्या IX 1014 के पटना पहुंचने का समय शाम 5:40, लेकिन उसे बनारस ले जाना पड़ा। रमन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रमन, क्या जानकारी है? पूरी खबर दर्शकों के बीच रखिए। जी, ये फ्लाइट दिल्ली से पटना आ रही थी, लेकिन खराब मौसम के वजह से इस फ्लाइट को डाइवर्ट करके बनारस लैंड कराया गया है। शाम 5:40 पर एयर इंडिया की ये फ्लाइट पटना में लैंड करने वाली थी, लेकिन पटना में मौसम बेहद ही ख़राब है, बारिश हो रही है सुबह से। इस वजह से इस फ्लाइट को डाइवर्ट करा दिया गया है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो काफ़ी छोटा है, जिस वजह से ऐसे मौसम में लैंडिंग में काफ़ी दिक्कत होती है। और आज सुबह भी एयर इंडिया की ही फ्लाइट को लेकर भी काफ़ी बवाल भी पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिला था। चेन्नई से जो फ्लाइट पटना आई थी उसके 180 यात्रियों को लैंड कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो सामान है वो चेन्नई में ही रह गए। तो एयर इंडिया पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, एयर इंडिया के फ्लाइट्स पर भी और एयर इंडिया की लैंडिंग पर भी। और पटना एयरपोर्ट में जिस तरीके से रनवे काफ़ी छोटा है, इस वजह से जो दिल्ली से फ्लाइट आ रही थी उसे डाइवर्ट करके बनारस की तरफ अभी लैंड कराया गया है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी से बातचीत चल रही है कि कब उस फ्लाइट को पटना लाया जाए। शुक्रिया रमन, इस खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। पटना एयरपोर्ट में उस वक्त हंगामा हो गया जब यात्रियों को पता चला कि उनका सामान प्लेन में नहीं है। यह विमान चेन्नई से पटना पहुंचा था। प्लेन में लगेज ना होने की खबर के बाद एयरपोर्ट पर ही हंगामा मच गया। जो सामान चढ़ाया वहां पे वो सामान क्या है? सामान आज कहा जाना चाहिए। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया, क्योंकि वो जिस फ्लाइट से आए थे उसमें उनका सामान ही नहीं था। एयर इंडिया की फ्लाइट IX 2936 सुबह पटना पहुंची, जिसके बाद यात्रियों को 4 नंबर बेल्ट से अपना लगेज लेने को कहा गया। जब यात्री वहां पहुंचे तो वहां सामान नहीं मिला और उन्हें बताया गया कि ज्यादा वजन होने की वजह से उनका सामान प्लेन में लोड ही नहीं किया गया। कारण ये भी बताया गया कि पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने और लगातार हो रही बारिश की वजह से भी कुछ यात्रियों का सामान लोड नहीं किया गया। फिर क्या था, एयरपोर्ट में यात्रियों ने कोहराम मचा दिया। 180 यात्रियों को लेकर यह विमान चेन्नई से आ रहा था, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा यात्रियों का सामान उनके साथ नहीं आया। हंगामा होने के बाद एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ और CISF के जवानों ने यात्रियों को शांत कराया। पटना पहुंचे कई यात्रियों को दूसरी फ्लाइट भी लेनी थी, लेकिन लगेज नहीं होने की वजह से उनको अपनी यात्रा टालनी पड़ी। और इसी बीच बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर CRZ के कथित उल्लंघन के मामले में आज BMC और वन विभाग ने निरीक्षण किया। इस टीम को निरीक्षण के बाद क्या मिला, रिपोर्ट देखिए। BMC और वन विभाग को की गई शिकायत में दावा किया गया था कि मन्नत में चल रहे रेनोवेशन में CRZ नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ये भी आरोप लगा है कि शाहरुख के बंगले के पीछे बने 6 मंजिला एनेक्सी में 2 अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने की योजना बनाई गई है और इसकी इजाजत नहीं ली गई। नियम के मुताबिक समुद्र तट के पास बने किसी भी निर्माण के लिए महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण यानी MCZMA से मंजूरी जरूरी होती है। जानकारी मिली है कि निरीक्षण टीम जल्द इस पर रिपोर्ट तैयार करेगी और MCZMA को सौंपेगी। इस रिपोर्ट से साफ होगा कि रेनोवेशन में कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। शाहरुख के स्टाफ और मैनेजर का दावा है कि सभी काम नियमों के तहत किए जा रहे हैं। हालांकि जांच के बाद अगर इस मामले में किसी तरह का उल्लंघन पाया गया तो रेनोवेशन का काम भी रुक सकता है और जुर्माना भी लग सकता है।
देखिए, उत्तर भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हाहाकार मचा है और इसी हाहाकार के बीच प्रशासन की तैयारियों की कलई भी खुल चुकी है। गुना के सरकारी अस्पताल का हाल देखकर आप भी हैरान जरूर होंगे। ये गुना जिला अस्पताल का प्रसूति वार्ड है जो तालाब में तब्दील है। सब कुछ पानी में डूब चुका है। बेड पर बैठी मरीज खुद को किसी तरह बचा रही है। जिन बच्चों ने अभी अभी आंखें खोली है उनका स्वागत सड़ा गला सिस्टम कर रहा है। माएं अपने बच्चों को पानी से बचा रही हैं। यहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी के बाद यहाँ पर उनको एडमिट किया जाता है, लेकिन कल जो देर रात बारिश हुई और अभी भी बारिश जारी है, उससे जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है, क्योंकि पूरे वार्डों में पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे काफी परेशानी का सामना मरीजों को उठाना पड़ा। उनके साथ जो परिजन थे वो भी परेशान दिखे। अस्पताल प्रबंधन ने समय रहते बारिश से बचने के इंतजाम नहीं किए। अब सिविल सर्जन वीरेंद्र सिंह रघुवंशी कह रहे हैं कि अस्पताल की इमारत पुरानी है, इसीलिए ये हाल है। और अब आपको मध्य प्रदेश के उमरिया लिए चलते हैं, जहां का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर समय पर आते ही नहीं। रही सही कसर बारिश ने निकाल दी है। अस्पताल के अंदर पानी है, जिससे मरीज और उनके तीमारदारों की परेशानी काफी बढ़ चुकी है। उमरिया का यह स्वास्थ्य केंद्र करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों के लिए इकलौता अस्पताल है, जहां डॉक्टर नदारद रहते हैं। इमारत की हालत खस्ता है। बारिश के बाद स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर चुका है। छत से पानी टपक रहा है। स्थानीय लोग एनडीटीवी को बताते नजर आए कि वो कितने बेहाल और नाउम्मीद हैं। यहाँ 1992 से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुली है, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर कोई कुछ नहीं है। यहाँ न तो डॉक्टर रहते, न तो स्टाफ नर्स है, न तो वार्ड बॉय है, न भी कोई स्टाफ है। ये डॉक्टर नहीं है, यहाँ स्टाफ नर्स नहीं है, कोई सुविधा वो नहीं है। और कोई केस आता है तो बोल देते हैं उमरिया जाओ, रिफर कर देते हैं। टाइम बे टाइम रात में अगर आओ तो कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, नर्स भी नहीं है, उमरिया भेज देते हैं। गाड़ी की सुविधा की जाए, डॉक्टर की सुविधा की जाए, और जो भी मशीन है यहाँ व्यवस्था की जाए। खबर केरल से, जहां केरल के त्रिशूर में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक यात्री बस का ड्राइवर स्टॉप पर खड़े लोगों को कुचलने के बाद फरार हो गया। इस हादसे में कई लोग जख्मी हैं। बस स्टॉप पर बस का इंतजार में खड़े इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अगले कुछ सेकंड इनके लिए कितने भयानक होने वाले हैं। इस बस के ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार ने कई लोगों की जान खतरे में डाल दी। वीडियो केरल के त्रिशूर का है, जहां एक तेज रफ्तार बस ने स्टॉप पर खड़े लोगों को कुचल दिया और हादसे का ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दिखाई दिया कि एक बस स्टॉप पर कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। तभी नीले रंग की ये बस तेज रफ्तार से आती हुई दिखाई देती है। इस दौरान बस का ड्राइवर अपना कंट्रोल खो देता है और बस वहां खड़े लोगों को कुचलती हुई बस स्टॉप से टकरा जाती है। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं लोगों को कुचलने के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार है। भारी बारिश के बाद कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं। गुजरात में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात इस वक्त हैं। और गुजरात के कई इलाकों से आसमान से बरसी साफत की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ नजर आया। अरावली में भारी बारिश के बाद शहर में जल जमाव देखा गया। लोग कई कई फीट पानी में चलते दिखाई दिए। भारी बारिश के बाद ऐसा लगा जैसे शहर में सैलाब आ गया हो। जिधर देखो पानी ही पानी नजर आया। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया था। कहीं सड़कें तालाब बन गईं, सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूबी नजर आईं, तो कहीं गाड़ियां रेंग कर चलती दिखी।
जगह जगह जल भराव ने मानसून शुरू होते ही सिस्टम के इंतजामात की पोल खोल कर रख दी। भारी बारिश के बाद अरावली में हालात इस कदर बिगड़े कि लोग अपने घरों में ही रहने पर मजबूर हो गए। और देखिए, ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी हो रही है लगातार। बेंगलुरु में 16 भारतीय अपने वतन पहुंच चुके हैं। एनडीटीवी संवाददाता निहाल किदवई ने उनसे बातचीत की। 16 यात्रियों का एक कारवां जैसे ही बेंगलुरु एयरपोर्ट से बाहर आया, उनके रिश्तेदारों ने यात्रियों का पूरे जोश के साथ स्वागत किया और पूरा एयरपोर्ट भारत माता की जय के नारे से गूंज गया। यहाँ पहुंचे यात्रियों ने भारत सरकार की पहल की जमकर सराहना की। तकरीबन 70 लोग आने का प्लान किए हैं, अभी ऑन द वे हैं अर्मानिया के लिए। उधर से फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली लेके आएगी और दिल्ली से हमारा एमएलए साहब पुट्सामी गौड़ा गौरीबिदुर के सीएम के साथ मिलके उनको पूरा बंदोबस्त करके इधर लेके आ रहे हैं। हम डर गए थे कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं for the Iranian embassy and also the Indian embassy especially because they made us a special request that we are here right now. अच्छा लग रहा है, जो बच्ची हमारी आई है, खुशी हो रही है। बस कोई ऐसा डर नहीं था कि वहाँ पे ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। क्यों बोले तो हम भेजे हैं इस ईरान को इसलिए कि हमारी बच्ची जो है वो ईरान में सेफ रहती है। लेकिन सुरक्षित कहाँ है? भारत में। ईरान इजराइल जंग के दौरान ईरान में फंसे भारतीय अपने वतन लौट रहे हैं। दिल्ली पहुंचे भारतीय नागरिकों ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। एनडीटीवी संवाददाता अली अब्बास नकवी ने उनसे बातचीत की है, सुनवाते हैं। ये आप देखिए, ये चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, ये साफ तौर पे नज़र आ रही है। ये देखिए, ये गले मिलते हुए सिस्टर्स हो, बहन हो, वो बिल्कुल एक सुकून उनके चेहरे पे जो आप वो देख सकते हैं कि गले मिल गए, कि बिल्कुल एक उस हम जगह से आए हैं वापस जहाँ पूरा ऊपर मिसाइलें चल रही थी और वहाँ पे आके एक तरीके से आंखों में मायूसी जो थी वो अब दूर हो गई और सुकून ही सुकून यहाँ पे नज़र आएगा। आपकी आंखें देख सकता हूँ मैं, बिल्कुल मायूस थी आप, अब एक देख के खुशी मिली। कितना सुकून मिला आपको? बहुत सुकून मिला सर, हमारे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे बच्चों को इंडिया वापस ले आया, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें बार बार रिलोकेट करा गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट्स में, फाइनली होटल्स दिए, फूड ड्रिंक सब प्रोवाइड करा एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एक चीज़ बता दी, जब आप तेहरान में ही थी तो वहाँ पे उस वक्त मिसाइल्स भी गिर रही थी, तो आप लोगों ने देखा उस वक्त में क्या? हमें दिखते थे आसमान में मिसाइल क्रैकर्स की तरह साउंड्स आते थे एंड वाइब्रेशंस। उधर देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की मौत के 8 दिन के बाद एक वीडियो सामने आया है, जिसे संजय कपूर का आखिरी रेस्क्यू वीडियो बताया जा रहा है। पूरी खबर देखिए। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति और दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन संजय कपूर का 12 जून को इंग्लैंड में पोलो खेलते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उनकी अचानक हुई मौत से आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक शॉक्ड हो गए थे और अब संजय कपूर की मौत से ठीक पहले का उनका आखिरी वीडियो सामने आया है, जिसमें हार्ट अटैक के बाद कुछ लोग संजय कपूर को सीपीआर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाई दिया कि संजय कपूर जमीन पर बेसुध पड़े हैं, हालांकि उनका चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि जमीन पर बेसुध संजय कपूर ही हैं, जिन्हें सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पोलो खेलते वक्त संजय कपूर ने अचानक कहा था कि शायद उन्होंने कुछ निगल लिया है, फिर उन्हें शरीर में बेचैनी महसूस हुई और हार्ट अटैक आया। इसके बाद पोलो मैच बीच में ही रुकवा दिया गया और उन्हें बचाने के लिए सीपीआर दिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उत्तराखंड के कोट द्वार में भी राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला सामने आने के बाद सनसनी है। यहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी के साथ हत्या कर दी। आरोपी महिला के पति की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले रामनगर के जंगलों का प्लान बनाया, लेकिन वहां मौका न मिलने पर कोट द्वार के जंगलों में शव को फेंक दिया। मृतक शख्स रविंद्र कुमार दिल्ली का रहने वाला था, जिसकी हत्या 31 मई को पत्नी रीना और उसके प्रेमी पारितोष ने मिलकर की थी। विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आए कि व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी की गई थी और इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है।
कोटद्वार पुलिस ने मृतक रविंद्र का शव 5 जून को जंगल से बरामद किया था, जिसके बाद 17 जून को मृतक के भाई ने रीना और उसके प्रेमी पर हत्या का शक जताया। इसके बाद पुलिस ने जांच के बाद मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ लगातार जारी है। कुछ इसी तरह का एक्शन राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला, जहां अवैध तरीके से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के 10 अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर इन 10 अवैध बांग्लादेशियों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक घुसपैठियों ने बचने के लिए अपने दस्तावेज छिपाने की कोशिश की, लेकिन खुलासा होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर इलाके में अवैध घुसपैठियों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान होटलों में छिपकर रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया, जो राजधानी में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे। इनके अलावा सेंट्रल दिल्ली में भी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ नारकोटिक सेल और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और चांदनी महल के चूरीवालन इलाके में छापेमारी कर 6 अवैध बांग्लादेशियों को धर दबोचा। फिलहाल उनकी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। दस्तावेज के सत्यापन और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पकड़े गए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब खबर बिहार से। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है, लिहाजा तमाम पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले बोलना शुरू कर दिया है। आरजेडी और जेडीयू पोस्टर वार में लगे हुए हैं। लड़ाई चारा चोर वर्सेस जमाई आयोग की अब हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर तेज हो रहा है। पटना की सड़कों पर रोज एक से बढ़कर एक सियासी पोस्टर लग रहे हैं। इसमें सियासी वार पलटवार का खेल साफ समझ आ रहा है। पटना की सड़कों पर अचानक आई चुनावी पोस्टरों की बाहर आने वाले विधानसभा चुनाव के मुद्दे तय करने का इशारा दे रही है। इस पोस्टर वार में आरजेडी और एनडीए आमने सामने दिख रही है। लालू यादव और तेजस्वी के कार्टून वाला एक ताजा पोस्टर चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है, मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। इसमें लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से मिलता जुलता चेहरा है दिखाने की कोशिश की गई है। इस कार्टून को भैंस पर बैठा दिखाया गया है। वहीं एनडीए के खिलाफ लगे पोस्टर में एनडीए को नेशनल दामाद आयोग बताया गया है। इसमें लिखा है कि एनडीए सरकार की ससुराली सरकार ने दामाद को दहेज में आयोग दे दिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कस्टम विभाग के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर समेत 30 के खिलाफ केस। ये घोटाला करीब 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिसमें फर्जी एक्सपोर्ट बिल दिखाकर जीएसटी रिफंड लिया गया। सीबीआई ने इस मामले में बिहार और झारखंड में कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना के 2 ठिकाने, पूर्णिया के 2 ठिकाने, जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर इसमें शामिल है। तलाशी के दरमियान सीबीआई को 100 ग्राम के साथ सोने की गोल्ड बार, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन भी मिले। ज्यादा जानकारी के साथ अनुष्का हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। जी अनुष्का, क्या है इसमें पूरी खबर, वो दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आज बिहार और झारखंड के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी पटना, पूर्णिया, नालंदा, मुंगेर और जमशेदपुर जैसे शहरों में की गई है, जहां से सीबीआई को 100 ग्राम के सोने की बिस्किट, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन जैसे अहम सबूत जो है वो बरामद हुए हैं। ये पूरा मामला करीब 100 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी रिफंड से जुड़ा है। एफआईआर में आरोप है कि तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त कस्टम पटना और के साथ साथ भीमनगर और जयनगर में तैनात रहे कस्टम अधिकारियों ने कुछ निजी फर्मों और जी कार्ड धारक एजेंट के साथ मिलकर फर्जी निर्यात बिल बनाए। इन बिलों के जरिए टाइल्स और ऑटो पार्ट्स का निर्यात दिखाकर टैक्स रिफंड क्लेम जो है वो किया गया है। सीबीआई का कहना है कि इन अफसरों ने जानबूझकर अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग किया है और इन निजी फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल सीबीआई ने सभी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नामों के सामने आने की संभावना कहीं न कहीं जताई जा रही है। शुक्रिया अनुष्का, इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ते हैं आगे और ये खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के झालावाड़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई। यहां पत्नी ने खौलता हुआ तेल डालकर पति की हत्या की कोशिश की।
हैरानी की बात यह है कि यूट्यूब पर मर्डर ट्रिक्स देखने के बाद पत्नी ने ऐसी शातिराना चाल चली। अलवर में सुपारी देकर अपने पति की हत्या कराने के मामले में बदमाशों की तलाश अभी जारी है। इसी बीच झालावाड़ में एक पत्नी का कहर पति पर खौलता तेल के रूप में सामने आया। गनीमत रही कि इस साजिश में पति जिंदा बच गया। झालावाड़ के भावनी मंडी कस्बे में रामनगर की एक महिला ने यूट्यूब पर पति को कैसे मारा जाता है इसका ट्रिक्स देखा और रात में सोते वक्त अपने पति पर खौलता हुआ तेल उछलकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। सरोज राठौर ने शुक्रवार की रात अपने पति मनीष राठौर पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो गहरी नींद में सो रहा था। पीड़ित मनीष के मुताबिक खौलता तेल डालने के बाद पत्नी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मनीष दर्द और जलन से तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी बेदर्द पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। बाद में किसी तरह मनीष बाहर निकला और अपनी बहन को फोन किया और अस्पताल पहुंचा। परिजनों का आरोप है कि सरोज का अपने पुराने किराएदार से नाजायज रिश्ता है, जिसे लेकर पति पत्नी में विवाद चल रहा था। पुलिस आरोपी सरोज से पूछताछ कर रही है। जाहिर है रिश्तों में हिंसा और डिजिटल साजिशें एक नई चुनौती बनती जा रही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बागपत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में एक युवक की बेरहमी के साथ पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दीपक यादव के तौर पर हुई, जो दिल्ली में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। युवक की बेरहमी से हत्या की वारदात दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में हुई है, जब दीपक यादव दिल्ली से अपने घर बागपत लौट रहा था। बताया जा रहा है कि खेकड़ी स्टेशन के पास सीट को लेकर दीपक का कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया, जो देखते ही इतना बढ़ गया कि 15 से 20 दबंग लोगों ने दीपक पर लात, घुस और बेल्टों से हमला कर दिया। ट्रेन में सवार दूसरे यात्रियों ने दीपक को बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन हमलावरों ने उनकी एक ना सुनी और फखरपुर रेलवे स्टेशन तक उसे लात, घूस और बेल्ट से पीटते रहे, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। युवक की पीट कर हत्या की जानकारी मिलने के बाद खेकड़ा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश अब जारी है। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना में वाटर पाइपलाइन का काम चल रहा था और अचानक मिट्टी धंस गई, जिसके नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। यह हादसा निर्माण कार्य के दौरान की गई अनदेखी का नतीजा है। चंबल वाटर प्रोजेक्ट के दौरान साइट में पाइप डालने का काम हो रहा था, तभी अचानक मिट्टी धंस गई, जिसके नीचे एक मजदूर दब गया। अरे बाहर निकालो यार। आसपास के मजदूर साथियों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, जल्दी मिट्टी हटाने में जुट गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। चिंता इस बात की है कि मलबे के नीचे कई और मजदूरों के दबे होने की खबर है। यह हादसा मुरैना के नूराबाद थाने के करुआ जिड़ुआ इलाके में हुआ है, जहां चंबल वाटर प्रोजेक्ट के पास पाइपलाइन सुधार का काम हो रहा था। मिट्टी धंसने से कल्लू सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना में जख्मी 4 मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर ने एक अनोखे अंदाज में योग के जरिए शांति और एकता का संदेश दिया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज के पास भारी संख्या में लोग योग करने पहुंच गए। और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज के पास योग करने की तस्वीरें सामने आई, जहां भारी संख्या में लोग योग करते हुए दिखाई दिए। चिनाब रेल ब्रिज न केवल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, बल्कि ये हमारी एकता और सामर्थ्य का प्रतीक भी है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ योग सत्र का आयोजन करना बेहद खास है। रियासी में योग के लिए बुलाए गए इस विशेष सत्र में रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए और चिनाब नदी के किनारे और दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज के पास योगासन करते नजर आए। इस दौरान योग के जरिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया।
ये आयोजन योग की वैश्विक अपील और भारत की इंजीनियरिंग के चमत्कार का खूबसूरत संगम था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में लाखों लोगों ने, करोड़ों लोग कह लीजिए, योग के जरिए स्वास्थ्य और शांति का संदेश भी दिया। लेकिन भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने इस दिन को और विशेष बना दिया। और आईटीबीपी के जवानों ने लेह के पास पैंगोंग त्सो झील के किनारे 14,000 फीट की ऊंचाई पर कठिन हालात में योग करके एक अनोखी मिसाल पेश की। पैंगोंग त्सो झील पर समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऑक्सीजन की कमी और कड़ाके की ठंड के बावजूद आईटीबीपी के जवान पूरे अनुशासन के साथ योग कर रहे हैं। इन मुश्किल हालात में योग जवानों को शारीरिक और मानसिक ताकत देता है और उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है। -10 डिग्री तापमान में देश की सुरक्षा में डटे इन जवानों के लिए योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि सीमा पर चुनौतियों का सामना करने की ताकत है। पैंगोंग जैसी जगह पर योग करके आईटीबीपी के जवानों ने दिखा दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कोई चुनौती बड़ी नहीं होती। योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से शानदार तस्वीरें निकलकर सामने आई। तमिलनाडु से लेकर पंजाब के अमृतसर बॉर्डर पर लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको कोयम्बटूर और वाघा बॉर्डर की अब तस्वीरें हम दिखाएंगे जो बहुत खास हैं। ये कोयम्बटूर का ईशा योग केंद्र है। स्टेज के पिछले हिस्से में महादेव की भव्य मूर्ति है। एक ऐसा नजारा जो अपने आप में दिव्य और अलौकिक है, मन को शांति देने वाला है। महादेव की मौजूदगी में लोग ध्यान में मग्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें भारत के वो शूरवीर शामिल हुए जो सरहद की रक्षा करते हैं। दूसरी तस्वीर भी कुछ हटकर है जो सीधे अमृतसर के वाघा बॉर्डर से आई। ये वो सीमा है जहां हर शाम बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम होता है, लेकिन योग दिवस के मौके पर यह तस्वीर कुछ अलग कहानी बयां कर रही है। सरहद की निगहबानी करने वाले बीएसएफ के जाबाज जवानों ने इसमें शिरकत किया। जिन सीढ़ियों पर हर दिन पर्यटक बैठते हैं, आज जवानों ने वहीं आसन लगा लिया और योग साधना में लीन हो गए। न्यूज हेडक्वार्टर में छोटे से ब्रेक के बाद बढ़ेंगे आगे। देखिए, तबादलों को लेकर हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार और उनके बेटे नीरज भारती आमने सामने हैं। मंत्री चंद्र कुमार ने कल साफ कहा था कि उन्हें इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र में तबादलों से जुड़ी समस्याएं सुलझ चुकी हैं। वहीं कुछ ही घंटों बाद उनके बेटे नीरज ने फिर से फेसबुक पर तीखी टिप्पणी करते हुए पिता के खिलाफ चुनाव लड़ने की चेतावनी दे दी। बुधवार को नीरज भारती ने एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि उनके पिता इस्तीफा देने वाले हैं। इस पर आज जवाब देते हुए चंद्र कुमार ने मीडिया से कहा कि नीरज को कुछ तबादलों को लेकर नाराजगी थी, लेकिन अब मामला सुलझ चुका था। मुख्यमंत्री जी से आपकी कुछ बातचीत हुई, क्या तय हुआ, क्या जो नाराजगी थी वो क्या ठीक हो गया? आप सब कुछ? मेरी तो कोई इस्तीफा देने की सब बात मुख्यमंत्री से नहीं, वो तो नीरज भारती ने मुख्यमंत्री से ये कहा। तो बाद से वो नीरज भारती ने उसके बाद पोस्ट अपनी डाल दी कि कोई ऐसी बात नहीं है, इस्तीफा देने। उसके बाद कल परसों मैं मुख्यमंत्री के साथ ही था। कल भी मेरी एग्रीकल्चर की बैठक थी, जो मैंने कुछ ये जो ऑर्गेनिक खेती है, प्राकृतिक खेती के ऊपर जो हमारे अफसरों की मीटिंग हमने कॉल की थी और रिव्यू मीटिंग कॉल की थी। तो कोई ऐसी बात ही नहीं, मुख्यमंत्री से तो बात होती रहती है, तो ऐसी सर एक सवाल ये है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है सरकार के भीतर? क्या किसी तरह की नाराजगी है आपकी? पिछले दिनों भी कोई ऐसी इस तरह की नाराजगी आई थी कि आप मंत्री पद को लेकर खुश नहीं थे, इसलिए नाराजगी थी, और भी कई वजह जो आप गिना रहे वो भी थी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मंत्रिमंडल में सभी लोग इकट्ठे बैठ करके काम करते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसफर वगैरह के बीच में कभी कभी इस प्रकार के मतभेद हो जाते हैं।
अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के जोहली गांव की महिलाओं ने ठाना और कुछ ऐसा कर दिखाया कि गांव में अपराध का नामो निशान तक नहीं है। जोहली गांव जिले से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां कभी पहले कच्ची शराब की दुर्गंध फैला करती थी और आए दिन आपराधिक घटनाएं होती थी, और अब वही गांव बदल चुका है। बदलाव की बयार है और पिछले 10 सालों से गांव में नाक के बराबर आपराधिक मामले देखने को मिले। बता दें कि यह सब किया है महिलाओं के एक समूह ने, और इस समूह का नाम है चेतना प्रहरी। समूह से जुड़ी गांव के 300 महिलाओं ने बीड़ा उठाया और गांव को अपराध से मुक्त किया। रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बिलासपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जुगली में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये महिलाओं का वो समूह है जो हाथों में डंडा लिए, गले में परिचय पत्र के साथ खड़ी हुई हैं। इनके हाथों में वो डंडा है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया गया है, और गांव में ये सुधारक के रूप में काम कर रही हैं। हमन तो पहले देखे हैं हमारे बीच में छोटे छोटे लड़का मन, बुजुर्ग मन तो बिगड़त रही, लेकिन छोटे से लेकर लड़कों मन बिगड़त रही ते कल आज हमारे आगे आए पड़े है। नशा में इतना चूर रहत रही ते कल सब महिला मन देखत रही, गाली गलौज करे गली में निकल के। पुलिस प्रशासन आपको जो ये महिला कमांडर को चुना है, क्यों चुना है और क्या करते हैं आप? सर उमन हमन जैसे यहाँ मीटिंग वीटिंग करत रहें तो हमार टीआई सर है तेमन तो गांव में आ जाके देखीन मीटिंग ला हमार, तब जाके हमन कुछ सोचिन हो ही। नारी शक्ति मन मतलब नशा मुक्ति अभियान चलात है ऐसे करके, तो हमन ला यहाँ से नशा मुक्ति अभियान चलात है करके देखीन तो ओहू मन कुछ सोची समझिन हो ही, तब जाके हमन ला ऊपर तक पहुँचाइन है के महिला मन ला महिला कमांडो बनाए के दर्जा दीहीन। सीपत थाना में लेके हमार पूरा जोहली गांव के 300 महिला कमांडो मन के पूरा स्वागत करीन, अभिनंदन करीन। और टीआई सर मन ला हम बहुत बहुत धन्यवाद देत हन। जी हमन 2020 ले काम करत हन, और पहले तो बहुत हुल्लड़बाजी होती से, जो त्योहार है ना वो कभी स्वतंत्र नहीं करती से, आए दिन लड़ाई झगड़ा रोज। अभी गांव की स्थिति कैसे है? गांव में शांति के माहौल है नहीं है? शांति के माहौल बहुत सा, मतलब 90% सुधार आ गई हमारे जोहली में। ये बिलासपुर एसपी साहब भी हमारे साथ चलिए, ऐसे लगा थे हमला, इतना महसूस होते। इसमें गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, वो भी आपका बराबर साथ दे रही हैं, वो भी साथ दे रही हैं बराबर। जितने बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी साथ दे रही हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाया, तुम लोग के साथ में हम साथ देंगे और करके दिखाएंगे, ऐसे करके। सर बताएंगे किस तरह से ये योजना आपके दिमाग में आया और ये किस तरह काम कर पा रहे हैं? सीपत थाना जिला बिलासपुर के 12 किलोमीटर दूर वनांचल आदिवासी ग्राम जोहली है, जहाँ पर मैं करीबन 3-4 महीने पहले मैं यहाँ आया था और इसी पीपल पेड़ के नीचे यहाँ पर एक हम लोगों ने बैठक आयोजित किया था। तो यहाँ की महिलाएं काफ़ी सक्रिय थी और पिछले कुछ वर्षों से इनके द्वारा नशा मुक्ति अभियान इस गांव में चलाया जा रहा था। और थाने का रिकॉर्ड भी मैंने चेक किया तो ग्राम जोहली एवं इसका आश्रित ग्राम है कारी छापर, यहाँ से पिछले 10 से 15 वर्षों तक किसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमारे थाने में दर्ज नहीं हुआ है। तो इनके जो नारी सम्मान है, नारी के जो एकता संगठन है, इनके संगठन के ताकत से इस ग्राम में जो है अवैध शराब बिक्री, अवैध किसी प्रकार का नशा नहीं करना जो है एक अपने आप में गौरव का विषय था। तो इनके जज्बा को प्रणाम करते हुए मैंने इनको कहा था कि मैं आप लोगों को महिला कमांडो का दर्जा देता हूं और मेरे से जितना भी सहयोग हो सकेगा मैं करूंगा।